Today we are discussing about type of investment and determinants of investment. तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट क्या है? जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उनके स्टॉक में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को हम निवेश कहते हैं। तो पूंजीगत वस्तुएं कौन सी हैं? जैसे हमारी बिल्डिंग्स है, इक्विपमेंट टूल्स लाइक मशीन्स हैं, तो उनके स्टॉक में जो वृद्धि होती है, तो एंडिंग जो मात्राएं हैं माइनस हमारे जो प्रारंभ में है, साल के अंत में मात्राएं माइनस साल के प्रारंभ में है, उनमें जो जितना परिवर्तन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा टू टाइप्स है। वन है हमारा एटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और सेकंड है हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो एटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? जो इसको हम स्वचालित निवेश जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो ये अपने आप चलता रहता है। कहने का मतलब है ये लाभ से और आय से प्रेरणा प्राप्त नहीं करता। ऐसा नहीं कि लाभ की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी, लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा होगी, क्या इनकम ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा होगा, नहीं, ये जितना है उतना ही होगा। ये मोस्टली क्या कौन करती है? हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इस साइड हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं, इस साइड इनकम है, तो ये इतना है। OM जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट है? एटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इनकम इतनी है, OY है, OY 1 हो जाती है, OY 2 हो जाती है, लेकिन ये क्या रहता है? OM ही रहता है। तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने किया है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, उसका कुछ विशेष पर्पज होता है। पर्पज क्या है? जिस प्रकार से इसका पर्पज है जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है उसको इंक्रीज करना, राइज करना। क्या होता है? कई बार एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, तो कुल जो मांग है वो कुल पूर्ति से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वहाँ पर सरकार क्या करती है? ये एटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है। किसको बढ़ाने के लिए? डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। तो इस समय हमारा क्या होता है? जब ऐसा हो जाता है एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो प्रॉफिट कम हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है, प्राइस लेवल कम हो जाता है। तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए, प्राइस लेवल को राइज करने के लिए सरकार इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन इसमें क्या है? एक डाउट रहता है, हमेशा ये कह दिया जाता है कि ये हमेशा स्थिर रहता है। नहीं, स्थिर नहीं रहता। ये टाइम बिंग गवर्नमेंट क्या करती है? ठीक है, इस टाइम इतना है, जब गवर्नमेंट को आवश्यकता लगती है उसको बढ़ाकर OM1 कर देता है, कभी कम भी किया जा सकता है, तो इसको OM2 भी किया जा सकता है। तो ये ऐसा नहीं कि हमेशा ये जितना है उतना ही रहेगा, नहीं, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। जब सरकार को ज़रूरत है कि अब हमारी क्या है, डिमांड राइज हो चुकी है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ चुकी है, तो सरकार उसको कम कर सकती है। और जब लगता है कि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो सरकार उसको बढ़ा सकती है। तो समय समय पर इसमें क्या होता रहता है? परिवर्तन। ऐसा नहीं है कि एक ही रेखा बन गई तो हमेशा वही रहेगी। अब सेकंड है हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये हमारा मोस्टली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये हमारा क्या होता है? जो लाभ तथा आय से प्रेरणा प्राप्त करता है। तो इसको प्रेरित निवेश इसलिए कहते हैं क्योंकि मोटिवेशन प्राप्त करता है। जब हमें प्रॉफिट मिलने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगती है तो ये ज़्यादा किया जाता है, इनकम ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा किया जाता है। तो ये उन दोनों से क्या करता है? प्रेरणा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से इस साइड हमारी क्या होती है? इनकम है, इस साइड हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमारा क्या है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से? देखो, जब हमारी इनकम OY है तो ये OI इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब इनकम बढ़ जाती है तो ये इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। OY 1 हुई, ये I1 हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा इनकम हुई, इनकम हमारी क्या होगी? ज़्यादा है, ज़्यादा इनकम हुई तो ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा क्यों हुआ? इनकम ज़्यादा होती है तो हमारा क्या होता है? कंजप्शन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब कंजप्शन ज़्यादा होता है तो इसका मतलब हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई है? राइज हो गई है। एग्रीगेट डिमांड राइज होती है तो हमारी प्राइस
राइज हो जाती है। और प्राइस राइज होने का मतलब कि क्या है, इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये हमारे प्रॉफिट क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। और जब प्राइवेट व्यक्ति क्या कहते हैं, टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, अब उनको एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो ये इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो OY1 पर हमारी क्या है, जब आय बढ़ी है तो AD बराबर क्या होता है हमारा C प्लस I। अब ये हमारी C बढ़ गया है तो इसके कारण ये तो स्थिर भी रही, फिर भी C के बढ़ने के कारण हमारी AD बढ़ गई है। AD बढ़ी है तो हमारा प्राइस लेवल बढ़ा है तो हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो गए हैं, और प्रॉफिट इंक्रीज होने के कारण ये इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो ये हमारे 2 टाइप्स किसके थे, इन्वेस्टमेंट के। तो पहला कौन सा इन्वेस्टमेंट था हमारा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा था हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सा है, जो कुछ विशेष पर्पज के लिए कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। ये आय से और जो प्रॉफिट है उसकी रेट से क्या होता है, परे होता है, उससे इसका कोई वास्ता नहीं होता। वो कितनी भी संभावना ये उतना है उतना ही रहता है। उसी प्रकार से जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट था ये आय से और लाभ से प्रेरणा प्राप्त करता। जब ये ज़्यादा मिलने की संभावना होती, प्रॉफिट तो ज़्यादा किया जाता है, प्रॉफिट मिलने की कम संभावना होती तो इन्वेस्टमेंट को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। अब हम समझते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉफिट, डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हैं। पहले हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। मनी है हमारे पास, आपके पास 1000 रुपीज हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन, आइदर आप क्या जाओगे, बैंक में जाओगे और इस 1000 रुपए को क्या करोगे, बैंक में डिपॉजिट करवा दोगे, वहां पर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप इसको इन्वेस्टमेंट कर दोगे, किस पर कर दोगे, मशीनरी टूल्स पर, इक्विपमेंट टूल्स जो हमारी मशीनरी है, मशीनरी पर इसको इन्वेस्ट करोगे। तो यहाँ से आप अब है हमारा कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम, या उसको हम क्या कर सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कब करेंगे, मान लो बैंक में डिपॉजिट करवाया तो 1 साल में इसको 150 रुपये मिलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से उसको 250 रुपये मिलते हैं। तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, मशीनरी टूल्स पर इन्वेस्ट करेगा ही करेगा, ये डेफिनेट है, क्योंकि यहाँ से ये कंपैरिजन करता है दोनों की तो ज़्यादा है। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत थी वो क्या है, एक तो वो किससे मिला कि उसकी अपनी मनी थी, तो सेल्फ मनी है उसकी, जो उसने क्या की थी, जिसको वो क्या कर सकता, बैंक में डिपॉजिट करवा सकता था जहाँ पर उसको ब्याज मिलता, या फिर वो उसको क्या कर सकता था, उससे सरकारी प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड्स आदि खरीद सकता था, जहाँ पर भी वो क्या कमा सकता था, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकता था। अब इसके अलावा हमारा क्या है, यदि इसने दूसरा ऑप्शन क्या था, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो क्या ले सकता है, उधार ले सकता है। यदि उसने पैसा उधार लिया है तो क्या है, उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो वो अब क्या करेगा, कंपैरिजन करता है कि मैं ब्याज दे रहा हूँ वो ज़्यादा है, या जो मैं उसको इन्वेस्ट करके कमा रहा हूँ उससे मुझे जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है वो ज़्यादा है, तभी वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो वो बोरोइंग करता है, तो जो धन हमने निवेश किया है उसकी लागत को हम क्या कहते हैं, ब्याज की दर कहते हैं। तो ये तो हमने क्या किया था, सिर्फ एक समझने के लिए किया था। अब हम इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में करते हैं कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है, 2 डिटर्मिनेंट है। फर्स्ट है MAC और सेकंड है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। MAC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत कुशलता, तो ये है हमारा। तो अब MAC को के बारे में हम लिखेंगे पहले, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MAC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, या इसको आप और क्या लिखते हैं, इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट,
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, लाभ की अनुमानित दर, या आप इसको लिख सकते हो और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके इन नामों से भी हम इसको पुकार सकते हैं। लाभ की अनुमानित दर क्या है, रिटर्न की अनुमानित दर क्या है, या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते किसे हैं? तो पूंजी की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उसकी लागत की तुलना में मिलने वाले लाभ की अनुमानित दर को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जांपल्स हम लेते हैं कि एक मशीन हमने ली है पूंजी के अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से। तो पूंजी की अतिरिक्त इकाई क्या, हमारी एक मशीन है, उसकी लागत की तुलना में मिलने वाले लाभ की अनुमानित दर। अब लागत क्या है? वो मशीन हमारी 1000 रुपए की आई है, मिलने वाले लाभ की अनुमानित दर, और हमें ये उम्मीद है कि ये मशीन क्या है, 1 ईयर चलेगी, उसके बाद ये काम करने के लायक नहीं रहेगी। तो 1 ईयर में ये क्या है, 1100 रुपए में कमा कर देगी। तो लाभ की जो मिलने वाले लाभ की अनुमानित दर, लाभ की अनुमानित दर क्या होगी हमारी? 1100 माइनस में 1000, तो ये हमारी 100 रुपए की आ गई लाभ की अनुमानित दर। तो इस प्रकार से अब जो लाभ की अनुमानित दर ज्यादा करने के लिए 2 चीजों पर डिपेंड है। ये देखो, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, लाभ की जो अनुमानित दर है ये वाली, ये या तो ये 1100 क्या हो जाए, ये बढ़ के 1500 हो जाए, 1500 में से 1000 घटाएं तो 500 आ जाए, या ये 1000 कम हो गया 800 700 कुछ हो जाए, तो ये डिफरेंस हमारे पास 100 से बढ़ सकता है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज्यादा करने का एक ही तरीका है कि या तो ये हमारा बढ़ जाए या ये हमारा घट जाए। तो अब जो हमारी क्या कितना है हमारा, इसका परसेंटेज रेट निकालें तो हमें 100 रुपये प्रॉफिट मिला है, और किस कॉस्ट 1000 पर गुना में 100, तो 10% क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, लाभ की जो अनुमानित दर है वो क्या है, 10% है। तो 2 चीजों पर डिपेंड किए, किस किस पर? एक तो ये थी हमारी जो अनुमानित आय थी, तो कौन सी 2 चीजें हैं हमारी? पहली है अनुमानित आय, जिसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्रोस्पेक्टिव यील्ड, अनुमानित आय। अनुमानित आय क्या है? किसी पूंजीगत पदार्थ के संपूर्ण जीवन काल में मिलने वाली अनुमानित आय को हम क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टिव यील्ड कहते हैं। माना इस तरह प्रोस्पेक्टिव यील्ड को PY से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये Qn तक। Q1 क्या है? पहले साल में मिलने वाली आय प्लस में दूसरे साल में मिलने वाली प्लस में तीसरे साल में। Qn कि ये n तक है, कितने भी साल हो, यदि 10 साल है तो यहाँ पर n 10 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, यदि 2 है तो हम 2। माना हमने एक मशीन पर इन्वेस्टमेंट किया, पहले साल उसने हमें 1000 रुपए दी, दूसरे साल उसने 750 दी, क्योंकि अगली बार टूट फूट होती रहती है, तो हम मानते अनुमानित आय क्या होगी, नेक्स्ट ईयर कम होगी, उससे नेक्स्ट ईयर उससे, वो हमने माना 2 ही साल चलेगी वो मशीन, उसके बाद वो काम करने के लायक नहीं रहेगी। हम मान सकते हैं कि वो कोई मशीन मान लो ऐसी 10 साल चलेगी, एक ट्रैक्टर के लिए हमने लगाया कि वो 10 साल तक चलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस ये प्लस 10 तक करते जाएंगे, तो वो उसकी क्या होगी, प्रोस्पेक्टिव यील्ड होगी, कि अनुमानित आय होगी कि उसके संपूर्ण जीवन काल में। अब हमने कहा ये फर्स्ट ईयर मिली, ये सेकंड ईयर मिली, फिर भी आगे वो चलता है, ये थर्ड ईयर मिली, 3 साल चलता है, फिर हमारा 4th ईयर मिली, तो ये तो हमारा क्या है, ये तो भविष्य में मिलने वाली है, आज नहीं, 3rd ईयर 4th ईयर, ये तो हमारा फ्यूचर हो गया। तो जो अनुमानित आय है वो भविष्य में पर डिपेंड करती है, और भविष्य क्या होता है हमारा, अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन होती है भविष्य में, तो
व्यवसायिक आशंसाएं होती हैं तो उनको हम बिजनेस एक्सपेक्टेशन कहते हैं। ट्रेड साइकिल आते रहते हैं तो बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करती है। ये हमारी जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, क्योंकि फ्यूचर्स में क्या हो सकते हैं, बिजनेस एक्सपेक्टेशन में क्या होते हैं, फ्यूचर्स में कुछ सोशल होते हैं, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण हमारी प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो है वो प्रभावित हो सकती है। तो यदि हम कहें कि भविष्य तो अनिश्चित है तो क्या हम इसका अनुमान ही नहीं लगाए, नहीं, गलत होगा। ये आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देखकर, आज जिस व्यवसाय में हमें कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, उसका अनुमान लगाकर हम क्या निकाल लेते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड को निकाल लेते हैं कि आज जिसमें हमें लग रहा है प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हम आज की निकालेंगे। हम भविष्य की जो एक्सपेक्टेशन है, बिजनेस जो एक्सपेक्टेशन है, उनको ध्यान में रखकर नहीं इसका अनुमान लगा लेते। तो ये था हमारा। अब दूसरी हमारी कौन सी है, सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस जिसको हमने कॉस्ट कहा था। सप्लाई प्राइस का एक और भी नाम हम दे सकते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो सप्लाई प्राइस को क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या, रिप्लेसमेंट का मतलब बदलना, बदलने की कॉस्ट, प्रतिस्थापन की लागत, पुनः स्थापन की लागत, कि एक दूसरे को उनको निकाल कर दूसरी लगाते तो उसकी लागत। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, सप्लाई प्राइस। तो सप्लाई प्राइस क्या है, ये किसी पुरानी मशीन की लागत नहीं, बल्कि उसके स्थान पर वैसा ही काम करने वाली जो नई मशीन लेके आते हैं उसकी लागत को हम क्या कहते हैं, सप्लाई प्राइस कहते हैं। तो हमने कहा कि 1100 रुपये उसने कमा के दिए, माइनस हमने 1000 कर लिया, तो ये 1000 क्या है, हमारी सप्लाई प्राइस थी। तो ये जैसी वैसी मशीन जो हम पहले काम पर लगाए थे वैसी नई मशीन लेकर आएंगे उसकी लागत से। मान लो एक फैक्ट्री में 3 मशीनें हमने काम पर लगाई हुई थी, एक मशीन क्या है, टूट फूट गई, तो उसके स्थान पर नई मशीन लेके आते हैं, उसकी लागत क्या है, 1000 रुपये है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई प्राइस या रिप्लेसमेंट प्राइस का नाम देंगे। तो ये है हमारा। तो इस प्रकार से जो हमारा MBC थी वो किन 2 चीज़ों पर डिपेंड की, प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस। प्रोस्पेक्टिव यील्ड में से हम क्या कर देते हैं, सप्लाई प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, अनुमानित आय आ जाती है, या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास आ जाता है। अब हम क्या लेके चलते हैं, देखो अब दूसरा डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमने देखा कि जो धन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी लागत को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। कि उसका अपना है तो उसको उस रेट ऑफ जो ब्याज वो कमा सकता था उससे हाथ धोना पड़ेगा, और उधार लिया है तो उसको देना पड़ेगा। अब वो क्या करता है, इन्वेस्ट करे या ना करे, इसके लिए वो क्या करता है, दोनों की कंपैरिजन करता है, MBC की और रेट ऑफ इंटरेस्ट की। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर डिपेंड करता है, डिमांड ऑफ मनी पर, और डिमांड ऑफ मनी में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कांस्टेंट सा रहता है, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। लेकिन MBC ज़्यादा क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। और जब हम डिटरमाइन करते हैं कितना इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, कितना नहीं किया जाना चाहिए, तो हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा जो प्रोड्यूसर है उसका मोटिव क्या है, टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये इस एजम्पशन के साथ अब हम देखेंगे कि वो कहाँ तक इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो वो इनको क्या करेगा, आपस में कंपैरिजन करेगा, किसकी, MBC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों की कंपैरिजन करेगा। जब क्या होता है, हमारा MBC ज़्यादा होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो निश्चित है वो व्यक्ति क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा ही करेगा। कि एक तो उसको क्या है, MBC मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में उसका अपना पैसा होता है, तो वो 150 रुपये पर ईयर कमा रहा है और यहाँ 250 रुपये उसको मिल रहे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, मशीनरी या टूल्स पर इन्वेस्टमेंट करेगा ही करेगा, ये निश्चित है। और कहाँ तक करता रहेगा, जब MBC इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इससे नीचे इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट फ्रॉम वेयर वी डू नॉट वांट टू मूव। तो ये वो पॉइंट है,
तो यहाँ तक वो निवेश कर सकता है। लेकिन जब सिचुएशन ये आ जाती है MAC इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस सिचुएशन पर कोई भी इन्वेस्टर जाना पसंद नहीं करेगा। यहाँ पर आते ही वो क्या कर देगा, क्लोजिंग कर देगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो वो अपना बोरिया बिस्तरा पैकअप कर लेगा, क्योंकि कोई इतना मूर्ख नहीं है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में 150 दे और यहाँ पर उसको 100 रुपये दे, घर से कोई नहीं लगाएगा। फिर तो क्यों जी का जंजाल बनाया उसने, घर बैठे ही वो उसे ज़्यादा कमा सकता है। तो ऐसा कार्य, मूर्खतापूर्ण कार्य कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम मानते हैं हमारा प्रोड्यूसर क्या है, ही इज अ रेशनल ह्यूमन बीइंग, कि वो एवरी जो उसके डिसीजन है वो क्या लेता है, सोच समझ कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कैसे निकाला जाए।